इस गांव की सुबह चिड़ियों की आवाज़, दूर मंदिर से आती भजन की धुन और खेतों में काम करने जाते किसानों के बैलों की घंटियों से होती थी। इस गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे, जिनका नाम था दीनदयाल। सेठ दीनदयाल के पास बहुत जमीन थी, बहुत धन था, और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। आदर्श जोड़ी, माधव और सिया। सेठ दीनदयाल का एक बेटा था, जिसका नाम माधव था। माधव गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान था। वह पास के बड़े गांव में जाकर व्यापार सीखता था और अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता था, लेकिन उसका दिल गांव की मिट्टी में ही रमता था। माधव की पत्नी का नाम सिया था। सिया बहुत ही सुशील और सीधी साधी लड़की थी। उसकी पूरी दुनिया अपने पति माधव के इर्द गिर्द घूमती थी। सिया का दिन माधव के जागने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, पानी छिड़कती, फिर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और मिट्टी के चूल्हे पर माधव के लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाती। उसकी चाय में गुड़ की मिठास बिल्कुल उतनी ही होती थी जितनी माधव को पसंद थी। माधव जब सुबह उठता तो उसकी पहली आवाज़ होती, सिया, मेरे कुर्ते पर कपड़ा फेर दिया क्या? सिया रसोई से ही जवाब देती कि हाँ कर दिया, और तुम्हारे जूते भी साफ करके रख दिए हैं। माधव गांव का लड़का था, लेकिन बड़े गांव में व्यापार करने की वजह से उसे साफ सुथरे रहने की आदत थी, और इस आदत को निभाने का काम सिया बखूबी करती थी। तभी माधव कहता, सिया, मेरा बटुआ नहीं मिल रहा। सिया मुस्कुराते हुए कमरे में आती और उसे बताती कि बटुआ चारपाई के पास छोटी मेज पर ही रखा है। माधव हंसते हुए कहता, तुम हो ना मेरी याददाश्त, तुम्हारे बिना तो मैं एक दिन भी नहीं गुजार पाऊंगा। ये बात सुनकर सिया का चेहरा खिल उठता था। उसके लिए माधव का ये भोलापन और उस पर यह भरोसा ही उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत था। सिया ने कभी बहुत पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन माधव जैसे पढ़े लिखे पति का हर काम अच्छे से करके उसे लगता था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई कर ली हो। रोज सुबह सिया पीतल की थाली में बाजरे की रोटी, घर के दूध से बना मक्खन, लहसुन की चटनी और छाछ का बड़ा गिलास लेकर आती। माधव जब तक खाना खाता वो उसके जूतों पर कपड़ा मारकर उन्हें चमका देती। जैसे ही माधव अपना घोड़ा लेकर व्यापार के लिए निकलता, सिया दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रहती जब तक वो धूल भरी पगडंडी पर दिखना बंद नहीं हो जाता। उसके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सिया की होती। सास ससुर की देखभाल, गाय को चारा देना, घर की साफ सफाई और दोपहर के खाने की तैयारी। वो थकती जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। ये उसकी दुनिया थी और वो इस मिट्टी के घर की रानी थी। मायापुरी का बुलावा। माधव बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके काम से खुश होकर बड़े व्यापारियों ने उसे दूसरे बड़े राज्य में व्यापार बढ़ाने के लिए बुलाया। साथ में उसका मुनाफा भी बढ़ने वाला था। एक दिन जब माधव घर लौटा तो उसके हाथ में एक पत्र था और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। सिया, कहाँ हो? सुनो तो, उसने आंगन में कदम रखते ही आवाज लगाई। सिया घबरा कर बाहर आई। माधव के हाथ में पत्र देखकर उसका दिल बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माधव बोला, ठीक से भी बढ़कर है सिया, हमारी किस्मत चमक गई। मुझे बड़े राज्य इंद्रप्रस्थ में व्यापार बढ़ाने का मौका मिला है। वहां मेरा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। ये सुनकर सिया के साथ साथ आंगन में बैठे माधव के पिता दीनदयाल और मां सरस्वती भी चौंक गए। बड़ा राज्य? सरस्वती के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन हम अपना गांव, अपना घर छोड़कर कैसे जाएंगे? माधव ने कहा, नहीं मां, हम सब नहीं जा रहे। सिर्फ मैं और सिया जाएंगे। वहां एक बड़ा घर मिलेगा। पिताजी और तुम यहीं रहो। हम छुट्टियों में आते जाते रहेंगे। माधव के मन में बड़े राज्य की चमक और एक अच्छे भविष्य के सपने पल रहे थे। सिया चुप थी। उसका दिल गांव की इस मिट्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे बड़े राज्य के नाम से ही डर लगता था। बड़ी बड़ी हवेलियां, अनजान लोग, तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन उसने माधव की आंखों में जो चमक देखी थी, उसके आगे वो कुछ नहीं कह सकी। पति की खुशी में ही उसकी खुशी थी। शहर की चमक और बदलता स्वभाव। जाने का दिन आ गया। सारा गांव उन्हें विदा करने इकट्ठा हुआ था। सरस्वती ने रोते रोते सिया का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटी, बड़े राज्य जा रही है, मेरे बेटे का ख्याल रखना। बड़े राज्य की हवा बड़ी खराब होती है, अपने संस्कारों को मत भूलना। सिया ने अपनी सास के पैर छुए और वादा किया। जब वो बैलगाड़ी में बैठकर गांव की सीमा से बाहर निकल रही थी, तो उसने मुड़कर अपने मिट्टी के घर को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर जा रही हो। इंद्रप्रस्थ राज्य रामपुर गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। यहां चारों तरफ ऊंची ऊंची हवेलियां थीं। सड़कों पर घोड़ों और बैलगाड़ियों का ऐसा शोर था कि कान फट जाए। माधव को एक बड़ी हवेली का हिस्सा मिला था,
जो 3 मंजिला था। सिया के लिए ये किसी पिंजरे से कम नहीं था। न खुला आंगन, न तुलसी का पौधा, न पड़ोस की चाचियों से बात करने की जगह। शुरू में उसका मन बहुत घबराया। माधव ने उसे समझाया, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देखो यहाँ कितनी सुविधाएं हैं, बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, तुम्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिया ने धीरे धीरे खुद को ढालना शुरू किया। उसने अपने उस घर को ही अपना घर मान लिया। उसने बालकनी में छोटे छोटे गमलों में तुलसी और गेंदे के पौधे लगा दिए। उसने घर का नाम रखा माटी की महक, ताकि उसे अपने गांव की याद आती रहे। माधव नए व्यापार और बड़े राज्य की जिंदगी में रमने लगा था। उसने बड़े राज्य के लोगों की तरह रेशमी कुर्ते पहनना शुरू कर दिया था। सिया अब भी साड़ी ही पहनती थी, लेकिन माधव के कहने पर उसने अपने पहनावे में थोड़ा बदलाव किया था। लेकिन बड़ा राज्य माधव को बदलना शुरू कर रहा था। अब उसे सिया के हाथ की बाजरे की रोटी नहीं, बल्कि मैदे की रोटी और मक्खन अच्छा लगने लगा था। उसे गांव की बातें अब पुरानी और पिछड़ी हुई लगती थी। कभी कभी वो कहता, सिया, तुम हर बात में गांव गांव क्यों करती रहती हो? हम अब बड़े राज्य में रहते हैं, थोड़ा बदलाव लाओ अपने में। सिया को उसकी बातें चुभती थी, लेकिन वो चुप रहती। वो सोचती कि शायद बड़े राज्य में रहने के लिए ये सब जरूरी है। वो माधव के लिए हर दिन कुछ नया बनाने की कोशिश करती, जो उसने अपनी पड़ोसन से सीखा था। लेकिन माधव को अब घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना पसंद आने लगा था। उनका प्यार भरा रिश्ता अब धीरे धीरे एक आदत में बदल रहा था। वो हादसा और जूही का आगमन। एक दिन दोपहर का समय था। माधव अपने व्यापारी दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। सिया घर पर अकेली थी। बालकनी में कपड़े सूख रहे थे और तेज हवा चल रही थी। उसे लगा कि कपड़े उड़ जाएंगे। वो उन्हें उतारने के लिए एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर चढ़ी। चौकी काफी समय से बालकनी में पड़ी पड़ी धूप और बारिश से कमजोर हो गई थी। जैसे ही सिया उस पर चढ़ी, उसका एक पाया टूट गया, संतुलन बिगड़ा और सिया जमीन पर आ गिरी। उसका पूरा वजन उसके दाहिने हाथ पर पड़ा। एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो दर्द से चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज उस बड़ी हवेली के शोर में दब कर रह गई। वो काफी देर तक वहीं पड़ी तड़पती रही। जब माधव शाम को घर लौटा तो उसने सिया को जमीन पर पड़ा पाया। वह घबरा गया। वह उसे तुरंत पास के एक बड़े वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने देखने के बाद बताया कि इनके हाथ की हड्डी टूट गई है, स्थिति बहुत गंभीर है। कम से कम 3 महीने तक पट्टी बंधी रहेगी और इन्हें पूरी तरह से आराम करना होगा। दाहिने हाथ से कोई काम नहीं करना है। पट्टी बंधवाकर जब वे घर लौटे तो माटी की महक की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। सिया अपने बेजान हो चुके हाथ को देख रही थी और माधव आने वाली मुश्किलों की चिंता में डूबा हुआ था। अगली सुबह माधव के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर आई। उसे खुद चाय बनानी पड़ी। उसने जैसे तैसे चाय बनाई, लेकिन उसमें न स्वाद था न महक। घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने खिचड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो या तो कच्ची रह गई या जल गई। घर में चारों तरफ गंदगी फैलने लगी थी। गंदे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे। उसे अपने साफ कपड़े नहीं मिल रहे थे। 2 ही दिनों में माधव परेशान हो गया। उफ, ये क्या मुसीबत है? वो बोला, सिया, तुम कितना काम करती थी, मुझसे तो ये सब नहीं हो रहा। मैं तो पागल हो जाऊंगा। सिया बिस्तर पर लेटे लेटे सब देख रही थी। उसे अपने पति की हालत पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। वो बेबस थी। एक रात खाना खाने के बाद माधव ने हार मान ली। मेरे बस का नहीं है ये सब। मैं कल ही किसी काम करने वाली को रख लेता हूं। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता, वही घर का काम देखेगी। सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन माधव ने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने तय कर लिया है बस। माधव ने हवेली के चौकीदार रघु से बात की। रघु, कोई अच्छी काम करने वाली हो तो बताना, घर का सारा काम करना है। रघु ने सिर खुजाते हुए कहा, सेठ जी, एक लड़की है, नई नई आई है राज्य में। काम की बहुत जरूरत है उसे। नाम है जूही। कल सुबह भेज दूंगा। माधव को क्या पता था कि वो अपने घर में एक काम करने वाली को नहीं, बल्कि एक तूफान को बुला रहा था। जूही का जाल। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसने एक साधारण सा लेकिन साफ सुथरा घाघरा चोली पहना था। उसका रंग गेहूं सा था, लेकिन नैन नक्श बेहद तीखे थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और दर्द का भाव था, जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। जी, मैं जूही, रघु काका ने भेजा है। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। हाँ, अंदर आ जाओ, माधव ने उसे रास्ता देते हुए कहा।
वो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खोसा गया था। जूही अंदर आई और सिया के कमरे में झिझकते हुए खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सिया ने बिस्तर पर लेटे अपने पट्टी वाले हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो जूही, मेरे हाथ में चोट लग गई है। जब तक ये ठीक नहीं होता तुम्हें घर का सारा काम देखना होगा, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ। जी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, जूही ने बड़ी विनम्रता से कहा। तुम यहां कैसे आई? सिया ने सहज भाव से पूछा। ये सुनते ही जूही की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दुपट्टे के कोने से अपनी आंखें पोंछी और एक दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। क्या बताऊं मालकिन, मैं पास के ही एक छोटे गांव की हूं। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने पाला, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई वे मुझ पर बहुत जुल्म करने लगे। मेरा चाचा शराब पीता है, रोज मुझे मारता पीटता था और मेरे कमाए हुए सारे पैसे छीन लेता था। मैं तंग आकर वहां से भाग आई। अब इस बड़े राज्य में मेरे सिर पर कोई छत नहीं है, बस काम की तलाश में भटक रही हूं। उसकी कहानी सुनकर सिया का दिल भर आया। उसे उसमें अपनी परछाई दिखी, एक सीधी साधी गांव की लड़की जो बड़े राज्य में अकेली है। रो मत बेटी, तुम यहां आराम से काम करो, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। माधव, जो अब तक खामोश खड़ा ये सब सुन रहा था, पूरी तरह से पिघल चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा, बेचारी कितनी दुखियारी है और इतनी खूबसूरत लड़की, इसकी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं। उसने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं जूही, शायद भगवान ने तुम्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा है। तुम आज से ही काम शुरू कर दो और रहने की चिंता मत करो। हमारी हवेली के पीछे एक छोटा सा कमरा है, तुम वहीं रह सकती हो। जूही ने कृतज्ञता भरी नजरों से माधव को देखा, जैसे वो कोई देवता हो। जूही एक बहुत ही कुशल और मेहनती लड़की साबित हुई। कुछ ही दिनों में उसने घर का नक्शा ही बदल दिया। माटी की महक का हर कोना शीशे की तरह चमकने लगा था। वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि माधव उंगलियां चाटता रह जाता। वो अक्सर सिया से कहती, मालकिन आप बता दीजिए मालिक को क्या पसंद है, मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। वो हर काम बड़ी फुर्ती से करती, लेकिन जैसे ही माधव घर पर होता उसकी चाल बदल जाती। वो जानबूझकर ऐसे मौके बनाती कि उसका सामना माधव से हो। कभी वो पोछा लगाते हुए माधव के पैरों के पास आ जाती, तो कभी कोई चीज उठाते हुए ऐसे झुकती कि उसकी साड़ी का पल्लू जमीन पर गिर जाता। सिया, जो अब अपना ज्यादातर समय कमरे में ही बिताती थी, इन सब बातों से बेखबर थी। वो तो खुश थी कि माधव को समय पर घर का बना अच्छा खाना मिल रहा है और घर साफ सुथरा रहता है। वो जूही को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी। बढ़ती नजदीकियां। एक सुबह माधव व्यापार के लिए तैयार हो रहा था। उसे अपनी दराज में रुमाल नहीं मिला। सिया, मेरा रुमाल कहाँ है? इससे पहले कि सिया कुछ जवाब देती, जूही कमरे में दाखिल हुई। मालिक, आपके रुमाल मैंने धोकर अलमारी में ऊपर वाले खाने में रख दिए हैं। उसने तुरंत अलमारी खोलकर एक साफ सुथरा रुमाल निकालकर माधव की ओर बढ़ाया। वाह जूही, तुम तो बहुत सलीकेदार हो, माधव ने प्रभावित होकर कहा। धन्यवाद मालिक, आपके कुर्ते का बटन टूटा हुआ है, जूही ने धीरे से कहा। ओह, सिया तो अपने हाथ से कर नहीं सकती, तुम लगा दोगी? माधव ने लापरवाही से पूछ लिया, जैसे ये बहुत ही सामान्य बात हो। जी मालिक, कहकर जूही उसके बहुत करीब आ गई। जैसे ही उसने बटन लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, उसकी उंगलियों का नरम स्पर्श और उसकी सांसों की महक ने माधव के शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। माधव ने उसकी झुकी हुई पलकों और मासूम चेहरे को देखा। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। तभी सिया ने कमरे से आवाज दी, माधव, देर हो जाएगी। दोनों हड़बड़ाकर पीछे हटे। हो गया मालिक, जूही ने कहा और शर्माते हुए कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन वो एक पल माधव के मन में हमेशा के लिए कैद हो गया। उस दिन व्यापार में उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वो बार बार जूही के उस स्पर्श और उसके मासूम चेहरे के बारे में ही सोचता रहा। उसके अंदर एक अनजाना सा एहसास जन्म ले रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। माधव का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो व्यापार से घर आने के बाद सिया के पास बैठने के बजाय सीधे रसोई में जाता, ये देखने के लिए कि खाने में क्या बन रहा है। जूही, आज खाने में क्या बनाया है? जूही, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जूही, मेरे जूते साफ कर देना। अब घर की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए वो सिया के बजाय जूही को आवाज देता। सिया को ये बदलाव महसूस हो रहा था। शुरू में उसने सोचा कि उसके हाथ में चोट है,
इसलिए माधव जूही को बुला रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कुछ और ही बात है। एक दिन माधव के व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ था। वो घर लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। जूही, जूही कहाँ हो? जूही दौड़ती हुई आई। जी मालिक, आज मेरे व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ है। सबसे पहले ये खुशखबरी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये लो, मुंह मीठा करो। माधव ने मिठाई का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। वो ये भूल गया था कि कमरे में उसकी पत्नी भी है, जो महीनों से उसके व्यापार की सफलता की दुआ कर रही थी। सिया का दिल कांच की तरह टूट गया। उसने बिस्तर पर लेटे ही कहा, मेरी भी सुन लेते। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे सिया, मैं तो भूल ही गया था। ये लो, तुम भी खाओ। उसने बेरुखी से डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। उस रात सिया को नींद नहीं आई। उसे अपनी सास सरस्वती की बातें याद आ रही थीं। बड़े राज्य की हवा बड़ी खराब होती है। उसे महसूस हो रहा था कि वो हवा अब उसके घर में भी दाखिल हो चुकी थी। अपमान की पराकाष्ठा। एक शाम माधव के कुछ व्यापारी दोस्त और उनके परिवार खाने पर आने वाले थे। सिया का हाथ अब थोड़ा ठीक था और पट्टी भी हल्की हो गई थी। उसने सोचा कि वो खुद कुछ खास बनाएगी। उसने जूही को निर्देश दिए, जूही, आज मेहमान आ रहे हैं। तुम सब्जी काट दो और छील दो। मैं पनीर की सब्जी और हलवा बनाऊंगी। लेकिन मालकिन, आपके हाथ में दर्द होगा। आप रहने दीजिए, मैं सब बना लूंगी। जूही ने बड़ी चिंता दिखाते हुए कहा, नहीं, आज मैं खुद बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए अपने हाथ से कुछ बनाए हुए। शाम को मेहमान आ गए। सिया ने बड़ी मेहनत और प्यार से सारा खाना बनाया था। सब लोग बैठे थे। माधव ने खाना परोसना शुरू किया। एक व्यापारी ने पनीर की सब्जी चखते ही कहा, वाह माधव, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। तुम्हारी काम करने वाली तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। माधव ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ, जूही के हाथ में जादू है। सिया के हाथ में अब वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। ये सुनकर सिया के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। मेहमानों के सामने उसके पति ने उसकी और उसके प्यार की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से पलकों के पीछे छिपा लिया। मेहमान चले गए तो सिया ने खुद को और नहीं रोक पाया। ये क्या कह दिया आपने सबके सामने? उसने रोते हुए पूछा। क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहा। जब से जूही आई है, घर का खाना अच्छा लगने लगा है। माधव ने बड़ी लापरवाही से कहा। वो खाना मैं बनाती हूं माधव। वह पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी। सिया की आवाज में दर्द और गुस्सा था। माधव एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो अकड़ गया। तो क्या हो गया? कह दिया तो कह दिया। अब क्या इस बात पर लड़ोगी मुझसे? वह मुंह फेर कर सोने चला गया। सिया रात भर बालकनी में बैठी रोती रही। आज उसे एहसास हुआ कि उसके और माधव के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी थी, और उस खाई का नाम था जूही। अगले दिन माधव ने शायद अपनी गलती सुधारने के लिए या फिर किसी और वजह से सिया से कहा, सिया, ये जूही बेचारी हमेशा एक दो जोड़ी कपड़ों में रहती है। अच्छा नहीं लगता। तुम इसे अपनी कोई पुरानी साड़ी क्यों नहीं दे देती? सिया का मन तो नहीं था, लेकिन पति की बात रखने के लिए वो मान गई। ठीक है, दे दूंगी। संदूक में कुछ पुरानी साड़ियां रखी हैं। उसने संदूक खोला। उसमें उसकी शादी की भी कुछ साड़ियां थीं। एक साड़ी पर उसकी नज़र अटक गई, एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की बनारसी साड़ी जो माधव ने उसे पहली करवा चौथ पर दी थी। उसे वो साड़ी बहुत प्यारी थी। उसने उसे किनारे रखकर कुछ और साधारण साड़ियां निकाली और जूही को दे दी। धोखा और सच्चाई। 2 दिन बाद राज्य के एक बड़े सेठ के घर उत्सव था। माधव को अपनी पत्नी के साथ जाना था। सिया की पट्टी अब कट चुकी थी, हालांकि हाथ में अभी भी कमजोरी थी। उसने सोचा कि वो आज वही लाल बनारसी साड़ी पहनेगी और माधव को दिखाएगी कि वो आज भी उतनी ही सुंदर है। जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसने माधव को किसी से बात करते सुना। हाँ, बस निकल ही रहा हूं। तुम तैयार हो? अरे वाह, लाल रंग तुम पर बहुत खिलेगा। ठीक है, मैं बाहर पालकी में बैठा हूं। तुम पीछे वाले दरवाजे से आ जाना। सिया को कुछ समझ नहीं आया। वो जब बाहर पहुंची तो माधव जा चुका था। उसने सोचा शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, वो बाद में उसे आकर ले जाएगा। वो इंतजार करने लगी। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। माधव नहीं आया। सिया का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने माधव खड़ा था, नशे में धुत। उसके कपड़ों पर किसी औरत के इत्र की महक थी। और इससे पहले कि सिया कुछ पूछती, उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। वहां जूही खड़ी थी,
और उसने वही लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी जो सिया ने अपने लिए निकाली थी। सिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि माधव बात किससे कर रहा था। वो उसे नहीं बल्कि जूही को उत्सव में लेकर गया था, उसे अपनी पत्नी बनाकर। सिया के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला जिसमें दर्द, धोखा और नफरत सब कुछ शामिल था। माधव ने नशे में मुस्कुराने की कोशिश की। अरे सिया, तुम जागी हुई हो। उस समय तो किसी तरह बात टल गई। सिया बिना एक शब्द कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस दिन उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका स्वाभिमान सब कुछ टूटकर बिखर गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया है। उस रात के बाद सिया ने माधव से बात करना बंद कर दिया। वह घर में एक परछाई की तरह रहती, बस अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियां पूरी करती। माधव ने भी उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। घर में अब पूरी तरह से जूही का राज था। वो अब मालकिन की तरह रहती और सिया किसी नौकरानी की तरह। माधव और जूही की हरकतें अब और भी बढ़ गई थीं। वे अब छिपने की कोशिश भी नहीं करते थे। सिया के सामने ही हंसते बोलते, इशारे करते। सिया सब देखती और खून का घूंट पीकर रह जाती। उसने कई बार सोचा कि वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव रामपुर लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपने माँ बाप और समाज का ख्याल आता। लोग क्या कहेंगे? वो अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगी? इसी उलझन में वो घुटती रहती। एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी पुरानी सहेली ममता को खबर भिजवाई, जो रामपुर में ही रहती थी। उसने रोते रोते उसे सारी कहानी बताई। ममता एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने कहा, पगली, रो मत। तू अकेली नहीं है। यह लड़ाई तुझे लड़नी होगी अपने सम्मान के लिए। भागना कोई हल नहीं है। तू उस लड़की की असलियत का पता लगा। वो कौन है? कहाँ से आई है? उसने जरूर कोई झूठी कहानी गढ़ी है। जासूसी और पर्दाफाश। ममता की बातों से सिया को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय कर लिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वह अपने घर और अपने पति को किसी धोखेबाज के हाथ में नहीं जाने देगी। सिया ने अब जूही पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो एक जासूस की तरह उसकी हर हरकत पर ध्यान देती। उसने देखा कि जूही अक्सर छुप छुप कर बाहर जाती थी। वो कहती थी कि बाजार जा रही है, लेकिन घंटों बाद लौटती थी। एक दिन सिया ने उसका पीछा करने का फैसला किया। जूही जब हवेली से बाहर निकली तो सिया भी दूर दूर से उसके पीछे चल दी। जूही बाजार नहीं गई, बल्कि राज्य के दूसरे छोर पर बसे एक पुराने इलाके में गई। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। जूही उस झोपड़ी में घुस गई। सिया ने खिड़की की ओट से अंदर झांका। अंदर एक आदमी बैठा था जो शराब पी रहा था। जूही ने उसके पैर छुए और बोली, सब ठीक चल रहा है भैया। वो सेठ का बेटा पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। बस कुछ ही दिनों में वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा। फिर हम दोनों उसे लूटकर किसी दूसरे राज्य चले जाएंगे। वो आदमी हंसा। शाबाश जूही, मैं जानता था तू ये काम बखूबी करेगी। तूने पहले भी कई अमीर लोगों को ऐसे फंसाया है, लेकिन इस बार का शिकार सबसे बड़ा है। सेठ दीनदयाल के बेटे की जायदाद। वाह, तो तुम्हारी वो दुख भरी कहानी? जूही हंसी। सब झूठ है भैया। मैं यही राज्य की हूं। तुम मेरे सगे भाई हो। हम दोनों मिलकर अमीर लोगों को फंसाने और लूटने का काम करते हैं। मेरी मासूमियत और आंसू सब नाटक है। और उस मूर्ख माधव को क्या पता कि वो किस मकड़ी के जाल में फंस गया है। सिया के कानों को यकीन नहीं हुआ। तो जूही की मासूमियत, उसके आंसू, उसकी दुख भरी कहानी, सब कुछ एक नाटक था, एक फरेब था। वह चुपचाप वहां से वापस आ गई। उसके मन में अब एक योजना बन रही थी। अंतिम फैसला। उधर जूही और उसका भाई करण अपनी योजना के अंतिम चरण में थे। जूही ने माधव से कहा, माधव, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम जल्दी से सिया को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। माधव पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। मैं भी यही चाहता हूं जूही, लेकिन अगर मैंने सिया को छोड़ा तो वो मुझसे घर का हिस्सा मांग सकती है। जूही के शातिर दिमाग में वही पुरानी योजना तैयार थी। एक ही तरीका है। तुम अपनी ये हवेली और जो भी धन दौलत है, सब मेरे नाम कर दो। जब तुम्हारे नाम कुछ रहेगा ही नहीं तो वो किसी भी चीज पर दावा नहीं कर पाएगी। हम दोनों फिर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्यार में अंधे हो चुके माधव को ये बात एकदम सही लगी। उसने जायदाद के कागजात तैयार करवाने के लिए गांव के पंडित से बात कर ली। अगले दिन वो घर आया तो उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसका चेहरा एकदम सपाट था। सिया, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैं और जूही शादी कर रहे हैं। ये छोड़ने के कागज हैं, इन पर अंगूठा लगा दो। और ये जायदाद के कागज हैं जो मैं जूही के नाम कर रहा हूं।
सिया ने एक गहरी सांस ली। आज फैसला होना था। उसने शांति से कहा, अंगूठा लगाने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला। सामने गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग खड़े थे और उनके साथ खड़ा था करण। माधव कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुखिया ने अंदर आकर जूही का हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया तुम्हारा खेल जूही, अब चलो हमारे साथ। जूही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। सिया ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी ने राज्य के दूसरे सेठों से पूछताछ की है। ये जूही और इसका भाई करण मिलकर कई अमीर लोगों को ऐसे ही फंसा चुके हैं। इनकी असली नहीं, झूठी दुख भरी कहानी सुनाकर लोगों के घरों में घुसना और फिर उन्हें बर्बाद करना, ये इनका पेशा है। मैंने खुद इन दोनों को बात करते सुना है। माधव के हाथ से कागज छूटकर जमीन पर गिर गए। उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है, वो हकलाया। यही सच है सेठ के बेटे, मुखिया ने कहा। जिसे आप अपनी मोहब्बत समझ रहे थे वो एक शातिर ठग है और आप उसके अगले शिकार थे। गांव के बुजुर्गों ने उन दोनों को पकड़कर राज्य के बाहर भगा दिया और चेतावनी दी कि अगर दोबारा दिखे तो अच्छा नहीं होगा। पश्चाताप और नई शुरुआत। घर में सिर्फ माधव और सिया रह गए। माधव घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। सिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था। सिया ने उसे उठाया नहीं, वह बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। माफी मांगने से क्या होगा माधव? उसने आखिरकार कहा। जो विश्वास आपने तोड़ा है क्या वो वापस आ सकता है? जिस सम्मान को आपने मिट्टी में मिला दिया क्या वो वापस मिल सकता है? आपको क्या लगा था कि आप गांव की एक सीधी साधी लड़की को बड़े राज्य लाकर उसके साथ कुछ भी करेंगे और वो चुपचाप सहती रहेगी? जिस मिट्टी से मैं आई हूं उसने मुझे सहना भी सिखाया है और लड़ना भी। उसने आगे कहा, यह बड़ा राज्य, इसकी चमक दमक आपको मुबारक। मैं वापस अपने गांव जा रही हूं, अपनी जड़ों के पास, जहां आज भी रिश्तों की कीमत होती है। अगले ही दिन सिया ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए माटी की महक को छोड़कर चली गई। माधव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की, लेकिन सिया नहीं मानी। रामपुर पहुंचकर जब उसने अपने सास ससुर को सारी बात बताई तो वे विसन्न रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को पूरा सहारा दिया। कुछ महीने बीत गए। माधव बड़े राज्य में अकेला रह गया था। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने हीरे जैसी पत्नी को कांच के एक टुकड़े के लिए खो दिया। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर रामपुर वापस आ गया। वो सीधा अपने घर गया और सिया के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सिया। मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें फिर से जीत कर दिखाऊंगा। सिया का दिल अभी भी जख्मी था, लेकिन उसने माधव की आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उसने अपने सास ससुर की ओर देखा जिन्होंने उसे फैसला लेने के लिए पूरी आज़ादी दी थी। उसने माधव से कहा, माफी शब्दों से नहीं कर्मों से साबित होती है। आपको मेरा विश्वास फिर से जीतना होगा। उस दिन के बाद माधव बदल गया। उसने बड़े राज्य का व्यापार छोड़ दिया और गांव में ही खेतीबाड़ी शुरू कर दी। वो फिर से वही पुराना भोला और मेहनती माधव बन गया था जिसे सिया ने कभी प्यार किया था। वो सिया का हर काम में हाथ बटाता, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। सिया ने भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा करके सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा काम शुरू किया। कुछ ही समय में उनका काम इतना बढ़ गया कि राज्य से बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। सिया अब सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। धीरे धीरे माधव ने सिया का विश्वास फिर से जीत लिया। उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार पर नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी पर आधारित था। उनका मिट्टी का घर फिर से खुशियों से भर गया था। शहर की झूठी चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी और वे अपनी जड़ों की सच्ची माटी की महक में एक नई खुशहाल जिंदगी जी रहे थे।